जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर सिंह और आज फिर से स्टडी वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर का बचा हुआ पार्ट में आज आपके सामने वापस लेके आ गया हूँ, जिसमें आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो कि चालू करते हैं हम अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। हालांकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पिछले वीडियो लेसन में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस किस किस तरह की होती है, खाली हमने उसकी हल्की सी थ्योरी पढ़ी थी। आज हम उसे अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। चालू करते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फ्रेंड्स होता है व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि इसका नाम आ रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब कि कंबाइन से। ठीक है, तो कंबाइन कैसे भी हो सकता है ये, या तो एक एलिमेंट साथ में कंबाइन हो, या फिर एक कंपाउंड साथ में कंबाइन हो, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड साथ में कंबाइन हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बनाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये है एलिमेंट प्लस एलिमेंट के एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन साथ में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक मेटल ऑक्साइड है। कार्बन और ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ये एक तरह का नॉन मेटल ऑक्साइड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो मिलके HCl बनाते हैं ये भी हम जानते हैं। और सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl सॉल्ट बनाते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो ये सारे यहाँ पे जो हमारे दिख रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, और ये सारे एलिमेंट्स ने मिलके एक नया सब्सटेंस बनाया। तो ये एक एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कंपाउंड प्लस कंपाउंड का, जिसके अंदर हम देखते हैं CaO जो कि हमारे पास है। CaO मतलब क्विक लाइम, जो कि आप जानते हैं। ये टूटेगा Ca+2 और O-2 में, और वाटर तो हम जानते हैं H+ और OH- में टूटता है। फिर ये बना देगा CaOH का होल ट्वाइस स्लेग्ड लाइम, जो कि आज वापस आ गया है हमारे सामने। और साथ में ये हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। दूसरा रिएक्शन है NH3 प्लस HCl। दोस्तों NH3 मतलब NH3 है अमोनिया। ठीक है, क्या है NH3? अमोनिया। HCl हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मिलके बनाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड। याद कीजिए 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ा था, अमोनियम क्लोराइड को एज अ सब्लिमेशन रिएक्शन के अंदर, जब ये उड़ गया था फ्लास्क के अंदर, ऊपर चिपक गया था। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग एलिमेंट प्लस कंपाउंड में, जिसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट हमने यहाँ पे ये दोनों लिए हैं, और कंपाउंड जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर मिलता है तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हाफ मोल और ऑक्सीजन मिलता है तो ये बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कुल मिला के दोस्तों ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक सिंगल कंपाउंड को बनाएंगी। ठीक है, तो ये हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसको डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जस्ट रिवर्स भी कहा जाता है, इसको रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगर हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे, तो हम देखते हैं कि रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप टू फॉर्म टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। जैसा कि इसका नाम है डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक बड़ा सा कंपाउंड टूट के कुछ अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना दे, इसी को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब डीकम्पोज हो रहा है। हम जानते हैं दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। एक, जब उस किसी कंपाउंड को हीट से तोड़ा जाए, मतलब कि थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा, जब किसी कंपाउंड को लाइट से तोड़ा जाए, इसका मतलब फोटोलाइसिस। और तीसरा, जब किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, बात समझ में आ रही है? हीट, थर्मल, लाइट, फोटोलाइसिस, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या चीज है थर्मल डीकम्पोजिशन? थर्मल जैसा कि नाम है हम लोग जानते हैं, हमेशा याद रखिएगा थर्मल वर्ड आता है या तो टेम्परेचर से रिलेटेड या फिर हीट से रिलेटेड। ठीक है, तो थर्मल मतलब हीट से किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन करना। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है जो सॉलिड होता है, इसको हीट करेंगे तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ओके,
तो और दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने आने वाली है, फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाना। जी हाँ दोस्तों, फेरस सल्फेट जो कि एक ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, जिसका फॉर्मूला पूरा ये रहा आपके सामने, FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O। आप लोग सोच रहे होंगे ये .7H2O क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं। .7H2O का मतलब ये है, FeSO4 फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप बस यही पढ़िए कि ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एम्बेडेड होते हैं, जो कि इसके नाम में भी आएगा। तो व्हेन ग्रीन कलर्ड FeSO4.7H2O is heated strongly, it decomposes to form ferric oxide and SO2 and SO3। तो जब फेरस सल्फेट .7H2O, जिसका नाम है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, दोबारा बोलता हूँ, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, किसी भी चीज के आगे अगर डॉट में अगर H2O लग जाए, इट डजेंट मैटर, चाहे वो आधा हो, 2 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, कितना भी हो, आगे वर्ड लगेगा हाइड्रेटेड और फिर पूरा नाम एज इट इज आएगा। जब इसको हीटअप किया जाता है तो ये पहले टूटता है FeSO4 में, जो कि व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम कह देंगे, देखिए अब यहाँ पे आपको .7H2O नहीं दिख रहा, क्योंकि हीट करने से इसके सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ गए, वेपोरेट हो गए, वेपराइज हो गए। तो अब ये हो गया एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, इसका मतलब सूखा हुआ फेरस सल्फेट। ठीक है, अब इसको और भी ज्यादा हीट किया, अगर हम हीट करते रह गए बिना रुके, लगातार इसको हीट किया हमने, तो ये टूट जाएगा Fe2O3 में, जो कि एक ब्राउन कलर का कंपाउंड है, और साथ में SO2 और SO3 में ये रिलीज हो जाएगा, ये दोनों गैसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, SO2 और SO3 जब ये निकलेंगे तो हमें बर्निंग सेंसेशन देते हैं, सल्फर की बहुत ही आप ये कह सकते हैं फाउल स्मेल, घटिया स्मेल आती है, जिससे हमें सुन के या स्मेल करके मालूम चल जाता है कि हाँ भाई SO2 या सल्फर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको प्लीज याद रखिएगा 10th के बेसिस पे। अगले एग्जांपल पे आते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन में, जैसे कि आपके सामने है लेड नाइट्रेट। इसके बारे में हम सबने सुना है, हम जानते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस एक कलरलेस कंपाउंड होता है। इसको जब हीट करेंगे तो ये टूटेगा PbO, जो कि एक येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड है, और साथ में NO2 और प्लस O2 निकालेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहें तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के टेस्ट कर सकते हैं इनको टेस्ट करने के लिए। सबसे पहली बात, अगर NO2 के बारे में हमें जानना है तो हम ये नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि NO2 ब्राउन फ्यूम्स देता है। क्या देता है, मतलब भूरी कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की गैसेस टाइप निकलेगी, तो हमें समझ जाना है कि वो NO2 है। अगर हम ये ऐसे नहीं समझ पाते तो दूसरी चीज इसमें साथ में ऑक्सीजन भी निकल रही है, और हम जानते हैं ऑक्सीजन को किस तरीके से टेस्ट करना है। ऑक्सीजन के सामने अगर हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो हम जानते हैं ऑक्सीजन एक अच्छा फ्यूल है कैंडल के लिए या फिर फायर के लिए, तो वो और भी अच्छे से जलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और PbO के आगे भी 2 लगा दीजिए, और NO2 के आगे जब आप 4 लगाएंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये रिएक्शन भी याद रखिएगा, इस साल के सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थर्मल डिकम्पोजिशन तो हो गया, अब आते हैं जरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पर। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब मैं बता दूं आपको, चालू करता हूं। इलेक्ट्रो वर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये तो आपको मालूम ही होगा, और लाइसिस वर्ड आता है बायोलॉजी में, या फिर आप कह सकते हैं साइंस में, लाइसिस वर्ड आता है ब्रेकडाउन के लिए या तोड़ने के लिए, ठीक है, या कटिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेकडाउन करना ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेकडाउन करेंगे, जो कि अपैरेटस आपके सामने है, बेशक जरा देखिए आप। यहाँ पे अपैरेटस में हमने लिया है एक बॉटल, जिसको हमने ऊपर से काट दिया और उसको ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है। ठीक है, इन्वर्टेड बॉटल रखा हुआ है ऐसे, बॉटल के नीचे वाले हिस्से में रबर कॉर्क लगा दी है। ठीक है, और उस रबर कॉर्क के अंदर 2 तरह की कार्बन रॉड या फिर आप कह सकते हो ग्रेफाइट रॉड, इलेक्ट्रोड्स जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रोड्स। इन ग्रेफाइट रॉड्स को एज ए इलेक्ट्रोड इनमें एम्बेडेड कर दिया है, और 2 हमने टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। फिर से सुनिएगा, एक बॉटल लिए हमने, ठीक है, इन्वर्टेड बॉटल जिसका बॉटम नहीं है, काट दिया उसको, नीचे वाले हिस्से में हमने रबर कॉर्क लगा दिया और 2 ग्रेफाइट रॉड। तो यहाँ पे 2 ग्रेफाइट रॉड हमने ऐसे लगा दिया है। ठीक है, और ग्रेफाइट रॉड लगाने के बाद हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब्स, जिसको हमने इन्वर्टेड फॉर्म में, पहले उनमें पानी भरा, ठीक है, और पानी भरने के बाद मतलब फुल एकदम पानी भर दिया, और इन्वर्टेड फॉर्म में देखिए टेस्ट ट्यूब से पानी ना गिरे, इस वजह से हमें टेस्ट ट्यूब को ऊपर से उसका माउथ कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप टेस्ट ट्यूब का माउथ कवर कर देंगे और उसको ऐसे घुमाएंगे तो फिर वो उसमें से पानी नहीं गिरेगा। और उसके बाद आप दोनों टेस्ट ट्यूब को एग्जैक्टली
फील्ड भरे हुए ही इन दोनों इस पे रख देना है। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद हमारी बारी आती है, इस पूरे बॉटल को आप देख रहे होंगे, इस पूरे बॉटल को पानी से भर देना है। किससे? वाटर से भर देना है। और पानी के बाद इसमें 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 की डालनी है। कितनी? H2SO4 की डालनी है 2-3 ड्रॉप्स, ताकि देखिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इस वजह से हमें एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि अपने अपने आयंस में टूट के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो H2O से बेहतर तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक एसिड है, ये टूट जाएगा बेशक अपने H+ आयंस में और SO4-2 आयंस में, एक प्लस आयन और एक माइनस आयन, तो ये डेफिनेटली हमारा सर्किट कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब दोस्तों नीचे आते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पे इन दोनों रॉड्स को वायर से कनेक्ट कर दिया, और इन वायर्स को कनेक्ट कर दिया हमने एक हाई वोल्टेज बैटरी से। ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी से। प्लस वाले को जिस कार्बन रॉड से हमने कनेक्ट किया है उसको नाम दे दिया एनोड, और माइनस वाले को जिस कार्बन रॉड से हमने कनेक्ट किया है उसको नाम दे दिया कैथोड। ठीक है, प्लस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड। जब दोस्तों हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, इसकी स्विच लगा दिया मान के चलिए यहाँ पे, जब हम यहाँ पे इसकी स्विच ऑन करते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे स्विच ऑन करते हैं डाइल्यूट H2SO4 अपने अपने आयंस में टूट जाता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के साथ ही कुछ देर बाद जब हम इसको छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद हम आके जब इसे देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर बबल का फॉर्मेशन होने लग गया है, छोटे छोटे बबल्स का फॉर्मेशन होने लग गया है। हम जानते नहीं अभी ये क्या है, ये बबल्स का फॉर्मेशन होने लग गया है। और कुछ देर बाद हम आके देखते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि जो लेफ्ट वाली रॉड है, कार्बन रॉड या फिर आप कैथोड कह सकते हो, उसके वो रॉड ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा खाली हो चुकी है और उसके अंदर काफ़ी सारी गैस डेवलप्ड हो चुकी है। बजाय दूसरी वाली ग्रेफाइट रॉड के जो कि एनोड है हमारा, उसके अंदर पानी ज़्यादा कम नहीं हुआ है और उसके अंदर बहुत कम अमाउंट है रॉड की। ठीक है, बहुत कम अमाउंट है। तो हमें ये फिर जब ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है, जितना हमारी हाई वोल्टेज बैटरी है जब ये कंज्यूम हो जाती है, उसके बाद हाई वोल्टेज मतलब यहाँ पे करीब करीब 6 वोल्ट की बैटरी ली है। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को लेते हैं। फिर हम जब इसे डिटरमाइन करते हैं तो हमें मालूम चलता है, डिटरमाइन कैसे करेंगे कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। दोनों के पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे हम। जब इस वाले रॉड के पास हम बर्निंग कैंडल लेके गए तो पॉपअप साउंड की आवाज़ आई, जिससे हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और जब इस वाले के पास बर्निंग कैंडल लेके गए तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक अच्छा फ्यूल होता है फायर के लिए, तो वहाँ पे वो फायर को और अच्छे से जलाता है। तो हमें मालूम चल गया दोस्तों कि कैथोड पे हाइड्रोजन जमा हुआ है और एनोड पे ऑक्सीजन जमा हुआ है। और फिर जब हमने इन दोनों का वॉल्यूम नापा तो हमें मालूम चला कि हाइड्रोजन तो डबल था वॉल्यूम के और ऑक्सीजन था सिंगल, मतलब कि हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इससे हमें ये मालूम चला कि हमेशा पानी, कभी भी जब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करवाएंगे या फिर पानी जिससे बनता है, वो हमें मालूम चला कि वाटर ऑलवेज जब टूटेगा, H2O हमेशा जब वो टूटेगा तो 2:1 मास में टूटेगा, जिसमें 2 रेशियो तो होगा हाइड्रोजन का, 2 पार्ट होगा हाइड्रोजन का और 1 पार्ट होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन है, देख लीजिए, H2 है, इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने और ये टूट गया 2H2+O2 में। ऐसे अगर हम NaCl का मॉल्टन जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो ये टूट जाएगा 2Na+ में और Cl2 गैस में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको छोड़ के। अब आते हैं हम फोटोलाइसिस पे दोस्तों। फोटोलाइसिस लास्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फोटो मतलब होता है, फोटो आप ये कह सकते हैं, फोटो मतलब सनलाइट, और लाइसिस का मतलब हमने अभी जाना ब्रेकडाउन। ठीक है, क्या ब्रेकडाउन। तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर सनलाइट की मदद से ब्रेकडाउन करवाया जाए उसको फोटोलाइसिस कहते हैं। इसके दोस्तों दुनिया में गिने चुने एग्जाम्पल है जिसके सामने आपके जिसमें से कुछ 1-2 सामने आपके रखे हुए हैं। AgCl, ठीक है, AgCl एक ऐसा कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड, जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये Ag और क्लोरीन में टूट जाता है। और AgBr जैसे कि जब इसको भी सनलाइट में रखते हैं तो ये भी Ag और Br में टूट जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चारों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनको हैलोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली। इन सब की -1 -1 -1 -1 वैलेंसीज होती हैं। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए,
हेलोजन फैमिली ने इसलिए कहते हैं क्योंकि दम घोटू गैस है, मतलब बहुत ही कड़वी स्मेल आती है इनमें से, और मतलब ये सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ कॉज करती है। क्लोरीन के बारे में तो हम जानते हैं, क्लोरोफॉर्म बनता है। ये इतनी खतरनाक गैस है कि इसको सूंघने से हम बेहोश भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा देर सूंघ लें तो हो सकता है कि हम ऊपर भी पहुंच जाएं। लेकिन खैर, हम लोग वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। AgCl और AgBr सनलाइट जब इस पे डलेगा तो ये अपने अपने आयंस में टूट जाएगा। काम की बात ये है कि ये सनलाइट से ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए फोटोलाइसिस के अंदर आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है आपको। AgCl एंड AgBr आर बोथ यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले की जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी उसके अंदर AgCl और AgBr जैसे कंपाउंड्स यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बोर्ड्स के मामले में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी एंड व्हाट कंपाउंड इज मेनली यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये अक्सर पूछेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आगे वाले पार्ट में हम लोग बची हुई टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो घर पे रहिए, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।